तो अभी तक हम लोगों ने काम क्या किया है, हम लोगों ने लॉगिन पेज के ऊपर काम करने का प्रोसेस सीखा है, डिजाइनिंग करने का प्रोसेस सीखा है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं जिसमें आपको किसी लिस्ट को डिजाइन करना होगा। है ना, आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि हमारे पास लिस्ट के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास ये मोबाइल स्क्रीन है। इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपके पास इस तरीके से एक लिस्ट बनती है ना? ये लिस्ट है। तो लिस्ट को जब भी आप देखोगे, इसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होगा वो हमेशा अपनी इस पोजीशन पे होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से इसकी अनलिमिटेड पोजीशन होती है। तो लिस्ट को क्यों बनाया जाता है, क्यों हम लोग आखिर लिस्ट जैसे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास कोई डेटा आता है, चाहे वो स्टैटिक डेटा हो या हमारे पास डायनेमिक डेटा हो, जब आप पर्टिकुलर किसी डेटा को यूज करते हो और इस डेटा का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे आपको एक डेटा यहाँ पर इस तरीके से शो होने लगता है। और जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा मिलता जाता है। तो लीड्स जो भी हमारे पास आती है, जैसे मान लो आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हमारे पास एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? तो लीड्स हमारे पास जनरेट होती है, उसको हम लोग किसी जगह पे स्टोर करते हैं। तो जो भी लीड्स हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, उन लीड्स को लिखने का तरीका, डिस्प्ले कराने का तरीका हमारा कुछ हो सकता है, एक इसी तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हुआ। तो काम क्या करना है हम लोगों को, काम क्या करना है, सिर्फ एक लिस्ट बनाना है। इसको दोबारा समझो, हमारा मेन प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आपको मैंने एक डेटा दिया जो एरे के फॉर्मेट में है। तो जो डेटा आपके पास एरे के फॉर्मेट में होगा, एरे कहता है कि सारा का सारा डेटा जो होगा वो पर्टिकुलर पोजीशंस पे सेट होता है। तो यहाँ पर आपने एक पोजीशन सेट कर दी, 0 पोजीशन पे ये डेटा है, 1 पोजीशन पे ये डेटा है, 2 पोजीशन पे डेटा है। कुछ इस तरीके से आपने बहुत सारे डेटा अपने पास यहाँ पे स्टैटिकली स्टोर करके रखा है। अब आप चाहते हैं जो डेटा आपने यहाँ पे स्टोर करके रखा है एरे के अंदर, उसको आप एंड्रॉयड में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो एंड्रॉयड में डिस्प्ले कराने के दो तरीके हैं। तो मतलब ज्यादा तरीके, मैं अभी आपको दो समझा रहा हूँ। फिर अगर वो दो प्रोसेस समझ में आ जाएंगे कि दो और प्रोसेस होते हैं वो भी समझ में आएंगे, तो टोटल ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये चार जगह पर एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक एरे में जो डेटा है उसको हम एक लिस्ट के फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पर एक ग्रिड यानी कि टेबल के फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक से ज्यादा तरीका होता है डेटा को शो करने का, एक से ज्यादा फॉर्मेट्स होते हैं डेटा को शो करने के। तो ये काम किया कैसे जाएगा और किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको इस स्टैटिक एरे की जरूरत पड़ेगी। एक स्टैटिक एरे बना लेते हैं, और जो भी डेटा हम एरे में लिखेंगे उसकी पोजीशंस के हिसाब से सारा डेटा हम लिस्ट व्यू में या फिर ग्रिड व्यू में हम यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आप काम करोगे वो ग्रिड व्यू में, लिस्ट व्यू में किसी भी तरीके से हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए मान लिए आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है। तो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास है, वो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास कहीं ना कहीं से तो डेटा आ रहा होगा ना, तभी वो व्हाट्सएप पे बढ़ता चला जाता है, वो डायनेमिक होता है। तो यहाँ मैं अभी स्टैटिक डेटा की बात कर रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके एक न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं लिस्ट डेटा के नाम से। ठीक है, लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं तो लिस्ट डेटा के नाम से हो गया। इसको हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं।
जैसे ही आप इसको यहाँ पे फिनिश करोगे तो यहाँ पे दो फाइल आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगा एक्टिविटी लिस्ट के नाम से, और ये कुछ एक्स्ट्रा कोड्स वगैरह आ रहे हैं तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर जनरेट होके आ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे। अब ये नीचे चल रहा है तो तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन फिर हम इसमें कुछ चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। अब लिस्ट एक्टिविटी को ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, बन गया क्या कोड आ रहा है। ये जनरल सा कोड आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कोड आपको इस तरीके से मिल जाता है जिसमें कंस्ट्रेंट लेआउट वगैरह लिखे होते हैं। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लिया। ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पर वर्टिकल कर लिया। ठीक है, लिस्ट व्यू पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझको यहाँ पे लिस्ट व्यू चाहिए होगा। तो लिस्ट व्यू मैच पेरेंट कर लिया, और साथ में यहाँ पे मैंने एक आईडी भी दे दी, @id LIST के नाम से मैंने दे दिया। तो ये मैंने एक आईडीज की लिस्ट की क्रिएट कर ली। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब डेटा कहाँ हमको रखना है, तो जो आपने यहाँ पर लिस्ट करके बनाया था, जो आपने यहाँ पर लिस्ट डेटा बनाया है उसी में ही आपको यहाँ पे एक एरे बनाना है, स्टैटिक एरे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक एरे बना दिया, स्ट्रिंग मोबाइल डेटा MOB डेटा के नाम से मैं बना देता हूँ, मोबाइल डेटा। और ये सिंगल डायमेंशन एरे, तो मैंने यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे बना दिया। देन फिर इसमें कुछ नाम रख दिए, जैसे मान लो मैंने मोबाइल के नाम रख दिए SAMSUNG, सैमसंग रख दिया। ठीक है, और नोकिया रख दिया। ठीक है, वीवो रख दिया, एप्पल रख दिया, रेडमी रख दिया, रेडमी रख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक यहाँ पर एक स्टैटिक लिस्ट बना दी। अब जो स्टैटिक लिस्ट बनाएंगे इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज किया जाएगा आपका किसी लिस्ट व्यू को बाइंड करने के टाइम पर। तो आप क्या करोगे, जो भी कोड दिया गया है उसके जस्ट नीचे, जैसे आपका ये ऑन क्रिएट मेथड चलता है, ऑन क्रिएट मेथड के जस्ट नीचे जहाँ पे बंद हो रहा होगा ना उससे ऊपर यहाँ पर। ठीक है, एक तरीका और है, अगर आप लोग काम कर रहे होगे तो हो सकता हो सेट कंटेंट व्यू आ रहा है, तो या तो आप इसको सेट कंटेंट व्यू के नीचे लिख लो, तो आपको ये ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा कि आपको ऑन क्रिएट कहाँ क्लोज हो रहा है कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इससे आप बच जाओ। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन तरीका क्या है, बेहतर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सेट कंटेंट व्यू के जस्ट बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी लिस्ट व्यू को ऐड करना है। तो आपने कर दिया यहाँ पर लिस्ट व्यू, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया आपने लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.list। ठीक है, और ये लिस्ट मैंने कहाँ पे डिफाइन करी हुई थी, अपने लेआउट के अंदर। इस लिस्ट का नाम मैंने रख दिया था लिस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने अटैच कर दिया। तो जब मैं इस पेज को रन कराऊंगा तो इसके साथ साथ ये वाली लिस्ट भी कॉल हो जाएगी। इतना तो बड़ा सिंपल है, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती कि ये जो डेटा है हमारा वो लिस्ट के साथ बाइंड कैसे किया जाएगा। तो कोई भी एक आपके पास अगर एरे टाइप का डेटा है तो यहाँ पे लिस्ट में बाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके के एडाप्टर होते हैं। ठीक है, एडाप्टर को कैसे यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पर रखो एरे एडाप्टर। अलग अलग तरीके के अडाप्टर है, बेस अडाप्टर भी होता है, एरे अडाप्टर भी होता है, सिंपल अडाप्टर भी होता है, कस्टम अडाप्टर भी होता है। ठीक है, अडाप्टर के कोई
टाइप नहीं है इसके अंदर। आप अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे काम करते जाओगे उसका अडेप्टर का प्रोसेस उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो अभी अगर आप स्टैटिक डेटा के लिए काम कर रहे हो, स्टैटिक प्रोसेस के लिए काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से डेटा को बाइंड करने के लिए लिस्ट में, ग्रिड में, स्पिनर में, ऑटो कंप्लीट में आपको कहीं ना कहीं एरे अडाप्टर, लिस्ट अडाप्टर, ठीक है, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप यहाँ पे लिखो। तो मैंने अभी क्या यूज़ किया, मैंने अभी यहाँ पर एक एरे अडाप्टर बनाया। एरे अडाप्टर किस टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपने लिया है तो यहाँ पर आप बता सकते हो उसको कि हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। फिर आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, एडाप्टर का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया यहाँ पर एडाप्टर के नाम से, इज इक्वल्स टू न्यू। फिर यहाँ पे आपने ले लिया एरे अडाप्टर। अब जब आप इसमें एरे अडाप्टर लोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडिकेशन दे दे कि एरे अडाप्टर में क्या आएगा, कंटेक्स्ट आना चाहिए, इंटीजर रिसोर्स आना चाहिए। दूसरा बता रहा है अडाप्टर के अंदर कंटेक्स्ट आना चाहिए, इंटीजर रिसोर्स आना चाहिए, इंटीजर टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आना चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। तो जैसा इसने दिया है, जैसा इसने प्रोसेस किया है, उसी प्रोसेस के बिहाफ पर ही हम इसको यहाँ पे काम करवाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अपनी क्लास का रेफरेंस देना। ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसमें एक लाइन होती है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अपनी अपनी करंट क्लास का रेफरेंस प्रोवाइड करना। तो ये रेफरेंस हमको यहाँ पे इसका प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे अडाप्टर के अंदर जो सबसे पहला इसने पूछा है, ये बताया है मतलब, वो बताया कि यहाँ पर आप कंटेक्स्ट को यूज करोगे। तो कंटेक्स्ट क्या हो गया, आपकी अपनी क्लास का नाम डॉट दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। ये होता है इसका कॉन्टेक्स्ट, अपनी क्लास का नाम डॉट दिस लगाओगे, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा। दूसरा यहाँ पे इसने क्या बताया था, दूस आपने इस डेटा जो अपनी क्लास के साथ लिस्ट लगाया है, हम्म, मतलब इसका लिस्ट का क्या? दिस का मतलब होता है जावा के अंदर रेफरेंस जनरेट करना। ठीक है, अगर आपको दिस कीवर्ड पता है जावा का तो उसका मतलब होता है एक रेफरेंस क्रिएट करना। तो अपनी क्लास का रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको वहां पे क्लास का नाम डॉट दिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बताया इंटीजर रिसोर्स आपको लेना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई इंटीजर रिसोर्स ले सकते हैं। अब इंटीजर रिसोर्स क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा हमारा जब भी एंड्रॉयड के ऊपर डिस्प्ले होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट व्यू के ही माध्यम से हो सकता है। बिना टेक्स्ट व्यू के आप कोई भी चीज एंड्रॉयड में डिस्प्ले नहीं करा सकते। तो लिस्ट में तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया ही नहीं। लिस्ट में क्या किया, हमने लिस्ट व्यू बना के डाल दिया। ये लिस्ट व्यू का उसने स्ट्रक्चर केवल हमको बना के दिया है, टेक्स्ट व्यू तो अभी हमने कहीं यूज किया ही नहीं था। तो ये टेक्स्ट व्यू आपको कहाँ पे बाइंड करना पड़ता है, अपने एडाप्टर में यहाँ पे बाइंड करना पड़ता है। तो जब अपना कोड करोगे उसमें आपको एक सेपरेटली टेक्स्ट व्यू आपको डालना पड़ेगा। तो वो टेक्स्ट व्यू कैसे ऐड किया जाएगा, जब सेपरेट टेक्स्ट व्यू हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उसके लिए लेआउट में जाके एक अलग से लेआउट डिजाइन करना पड़ता है जो कस्टम लेआउट कहलाता है। यहाँ पे आपने कर दिया CUST_टेक्स्ट, ये कस्टम टेक्स्ट मैंने बनाया। इस कस्टम टेक्स्ट का नाम हमने यहाँ पे क्या रख दिया, इसको हटा के सीधे सीधे मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए तो मैंने टेक्स्ट व्यू कर दिया। देन फिर मुझको यहाँ पर टेक्स्ट की, चलो अभी टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, लाइक मैंने हेलो लिख दिया। ठीक है, एक एट्रीब्यूट ये हो गया। टेक्स्ट के साथ साथ कलर लिखना है तो @कलर मान लो मुझको लेना है ब्लैक, या ब्लू मान लो, अभी ले लेता हूँ तो मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, मार्जिन पैडिंग चाहिए तो मैंने इसमें मार्जिन 10 dp सेट कर दी। पैडिंग भी चाहिए तो मैंने यहाँ पर पैडिंग 10 dp सेट कर दी। ठीक है, तो ये अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। बहुत छोटा सा आ रहा है, टेक्स्ट साइज बहुत छोटा है, तो मुझको क्या करना है यहाँ पर टेक्स्ट साइज पे भी काम कर लेता हूँ मैं। तो मैंने इसका टेक्स्ट साइज कर दिया, स्टैंडर्ड साइज होता है 18 to 20, तो मैंने इसका ले लिया 22 dp, सॉरी 22 sp। ठीक है,
और अभी आप देखो तो ये पूरे पेज को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पूरे पेज को नहीं करना है, तो मैंने इसको रैप कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो विड्थ मैंने ले ली मैच पेरेंट, और हाइट मैंने ले ली इसकी रैप कंटेंट, और इस तरीके से पूरा डिजाइन कर लिया। अब ये जो मैंने कस्टम टेक्स्ट व्यू यहाँ पे डिजाइन किया, उसी को हम अडाप्टर में बाइंड कर देंगे। तो वो कैसे बाइंड किया जाएगा? आर मतलब हो गया रिसोर्स फाइल को बोलोगे कि डॉट लेआउट में जाओ, और जो कस्टम लेआउट यहाँ पे डिजाइन किया गया उसको बाइंड कर दो, तो वो बाइंड कर देगा। फिर कॉमा लगाओगे, और जो डेटा आपने ऊपर बनाया था उसी डेटा को उठा के आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। बन गया आपका एरे अडाप्टर। तो क्या क्या चीजें उसने बोली थी, अगर आप ध्यान से समझो, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप ध्यान से समझो तो एरे अडाप्टर को, तरह मैं कर देता हूँ, एरे अडाप्टर को जब आप देखोगे तो एरे अडाप्टर ने क्या बोला था? सबसे पहले क्या चाहिए था? कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। तो आपने कॉन्टेक्स्ट क्या डाल दिया? क्लास का नाम डॉट दिस। फिर सेकंड स्टेप, इसको क्या चाहिए था? कॉन्टेक्स्ट को इंटीजर रिसोर्स चाहिए था। तो आपने यहाँ पे एक रिसोर्स भी डाल दिया। रिसोर्स मतलब आर, कि क्या आपको डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए मिल रहा है। तो डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए आपने एक कस्टम टेक्स्ट भी बना दिया। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन इसमें क्या मिल रहा था? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया डेटा को बाइंड करना। तो जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था उसको आपने यहाँ पर बाइंड कर दिया। तो ये लिखी गई लाइंस अगर आपको ये समझ में आ रही है ना कि उसमें क्या लिखा गया है, वो क्या लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपके लिए कोड करना 80 to 90% ईजी हो जाता है। अगर हमको यही नहीं पता कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इंटीजर रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ये टेक्स्ट व्यू क्या रिसोर्स करने की कोशिश करेगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, तो हम कभी भी इस कोड को बाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो तीन पार्ट्स में आपको ये चीज समझना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस जनरेट करना, क्लास का नाम डॉट दिस से आप रेफरेंस जनरेट करते हो। दूसरा ये कहता है कि आपको एक रिसोर्स लगाना है, यानी कि जो डेटा आपको डिस्प्ले कराना है उसके लिए इसने रिसोर्स मांगा था, आपने एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया। और क्या डेटा हमको रखना है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, तो जैसा डेटा टाइप होगा उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इसलिए इसने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया। ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर एप्लीकेबल करना होता है। ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या हुआ? जो लिस्ट व्यू आपने बनाया है, लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर अगर आप यहाँ पे कर देते हो, तो जो एडाप्टर आपने ऊपर बनाया था उसी एडाप्टर को यहाँ पे आप बाइंड कर दो, हो जाएगा एडाप्टर का काम, खत्म हो गया। इतना ही काम करना था। अब ये सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने मेन एक्टिविटी में जाना है। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद लिस्ट डेटा को चेंज कर देना है लॉगिन वाले से। मेरे में लॉगिन था इसलिए मैंने लॉगिन किया, आपके में हो सकता हो कुछ और होगा। मेन एक्टिविटी होगा तो मेन एक्टिविटी कर लेना, या कोई और पेज होगा तो कोई और पेज कर लेना। इस तरीके से मैंने मेन पेज में जाके अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाके इसको अपडेट कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा? जेनी मोशन। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से जेनी मोशन को ओपन कर लेते हैं और रन करा के देख लेते हैं। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आप लोग ये कोड देख लो। कोई लाइन कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो दोबारा बता देना। हम टेक्स्ट बनाने का कस्टम जैसे लेआउट बनाते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पे क्या करो, एक लेआउट बना लो, और लेआउट का नाम रख दो कस्टम टेक्स्ट, या कुछ भी रख दो, डजेंट मैटर, कुछ भी रख सकते हो आप। और ऊपर टेक्स्ट व्यू बना दो, नीचे टेक्स्ट व्यू का जो भी प्रॉपर्टीज आपको एप्लीकेबल करनी है वो एप्लीकेबल करो। तो ये टेक्स्ट क्यों बनाया? क्योंकि एरे के साथ साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो लिस्ट ये कहता है कि आपके पास डेटा तो है एरे टाइप का, लेकिन इस एरे टाइप के डेटा को डिस्प्ले तो सिर्फ टेक्स्ट व्यू ही करा सकता है ना, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो बनी ही नहीं है। डेटा को डिस्प्ले कराने का काम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट व्यू करेगा। तो लिस्ट व्यू ने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दे दिया कि इस फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले किया जा सकता है, लेकिन डिस्प्ले कराने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट व्यू की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप टेक्स्ट व्यू नहीं लगाओगे तो लिस्ट व्यू कभी भी आपका डेटा बाइंड नहीं करा पाएगा या डिस्प्ले नहीं करा पाएगा। इसीलिए आपको हमेशा काम करने के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिसोर्स होते हैं ना, ये रिसोर्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं।
जो रिसोर्स ये कह रहे होते हैं उसके हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना पड़ता है। गॉट इट? अब क्लियर हुआ? चलो अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चल गया आपका। और ये जो भी आपने डेटा रखा था उसको यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा दिया। तो ये टेक्स्ट व्यू क्या कर रहा है? टेक्स्ट व्यू यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। और स्ट्रक्चर क्या है? लिस्ट व्यू का स्ट्रक्चर है। तो लिस्ट व्यू सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देता है। डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए तो आपको टेक्स्ट व्यू की मदद लेनी ही पड़ेगी ना। जब तक आप टेक्स्ट व्यू वहां पे नहीं लिखोगे तब तक आपका डेटा यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ आशमा? हाँ, ये तो नहीं नहीं नहीं, देखो ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है वो हमने यहाँ देख लिया कि ऐसा डेटा हमारे पास आएगा। अब जब डेटा आएगा तो वो उसको ओवरराइट कर देगा ना। ठीक है, तो जब आप इस कोड को चलाओगे तो डेटा तो हमारे पास ये है। तो जितनी बार आपके पास यहाँ पे डेटा लिखा होगा उतनी बार वो लिस्ट व्यू में उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा रखता चला जाएगा। तो कोई लूप वगैरह नहीं लगना है। एरे लिस्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसकी पोजीशन से डेटा निकाल के जो टेक्स्ट व्यू उसको बोलेगा, मतलब जिस पोजीशन पे टेक्स्ट व्यू आ रहा होगा उस पोजीशन पे डेटा रखता चला जाएगा। तो ये इंटरनली सब सेट होता है, आपको सिर्फ लॉजिक लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अगर लॉजिक लिखने का तरीका पता है तो आपका काम हो जाएगा। गॉट इट? अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जब भी आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को देखते हो तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें ये जो पॉइंट्स पोजीशंस आती है ना, आप इसकी पोजीशन पे क्लिक कर सकते हो और नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन पे आप काम करते जाओगे इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करते जाओगे। ये वाला प्रोसेस भी आपको करना है। तो लिस्ट की पोजीशंस के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि 0 पोजीशन पे काम कर रहे हैं, 1 पोजीशन पे काम कर रहे हैं, 2 पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट व्यू दिया हुआ है ना, बाइंड करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक आएगा आपके पास ऑन अप्लाई विंडो, ऑन क्लिक लिसनर, ऑन कैप्चर पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से नीचे मिलेगा ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ऑन आइटम क्लिक लिसनर का मतलब होता है पर्टिकुलर पोजीशन पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये इसका बना बनाया एक मेथड होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप क्या करोगे, यहाँ पर न्यू पर जाओगे, यानी कि सॉरी न्यू मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करोगे और यहाँ पे आएगा एरे अडाप्टर ऑन क्लिक आइटम लिसनर का इंटरफेस पूरा नीचे बन के आ जाएगा। तो जैसे ही आप न्यू करोगे, न्यू करने के बाद आपको क्या चाहिए, एक एनोनिमस मेथड चाहिए, एक एनोनिमस कॉन्सेप्ट है इसका। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे उसका पूरा स्ट्रक्चर नीचे आपके पास यहाँ पे डिफाइन होके मिल जाए। गॉट इट? सिंपल है। यहाँ तक समझ में आया प्रोसेस आप लोगों को? अगला स्टेप क्या होगा? तो ये कह रहा है कि अपनी पोजीशंस पे जो भी आपको काम करना है कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक इसकी जो पोजीशन है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, इक्वस टू जीरो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं, मैं एक इंटेंट को यूज करूं। इंटेंट का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करना। तो मैंने यहाँ पर एक इंटेंट बनाया, आई इज इक्वस टू न्यू इंटेंट किया। अपनी क्लास का नाम क्या है, लिस्ट डेटा। फिर यहाँ पे रखा लिस्ट डेटा डॉट दिस। किस क्लास में मूव करना है, मान लो मुझको लॉगिन पेज में मूव करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन डॉट क्लास। ठीक है, ध्यान रखने इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर इंटेंट। इंटेंट क्या काम करता है, एक पेज से दूसरे पेज में आपको ले जाने का काम करेगा।
आई हो गया इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, फिर आपने यहाँ पे बनाया इंटेंट, और ये जो आपके पास है ये हो गया करेंट क्लास का नाम। ठीक है, जिस क्लास में भी आप काम कर रहे हो और जिस क्लास में जाना हो गया उसमें आप क्लास लगाते हो। दिस लगता है अपने वाले में, और जहां पे आपको मूव करना है वहां पे आप क्लास को कॉल करते हो। फिर यहाँ पे आप काम क्या करोगे, स्टार्ट एक्टिविटी करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आएगा स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ आई। तो ये स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ आई क्या करेगा, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने का काम करेगा। अब इतना कोड करने के बाद आप अपने कोड को दोबारा से रन करा के देखो। रन करा के देखोगे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे हम रीडायरेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये भी हमको यहाँ पे टेस्ट करना है। हुआ, यहाँ तक का प्रोसेस हुआ। सैमसंग पे क्लिक किया, देखो लॉगिन वाले पेज पे आ गया। अब दोबारा से बैक किया आपने, अगर यहाँ पर वी नोकिया पे क्लिक करोगे, वीवो पे क्लिक करोगे, एप्पल पे क्लिक करोगे, तो उसकी पोजीशन से ही आपको यहाँ पे डेटा निकालना है और क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट कर देना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पोजीशंस आपको कैसे पता चलेगी, उसके ऑन आइटम क्लिक लिसनर मेथड के थ्रू आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे उसके हिसाब से उसकी पोजीशन निकालते जाओगे और उसको आगे क्लिक कराते जाओगे। क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सेम यही प्रोसेस आपको ग्रिड के लिए भी करना होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हो तो उसमें आपको हो सकता है किसी ग्रिड के प्रोसेस के लिए भी सेम काम करवाया जाए। तो पहले लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके पास एक एरे है। अब इस एरे को अगर आप देखो तो एरे का स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज होगा। अगर आपने यहाँ पे मोबाइल का डेटा लिखा हुआ है तो मोबाइल का डेटा तो सेम रहेगा, चाहे आप लिस्ट के लिए बनाओ, चाहे आप ग्रिड के लिए बनाओ, चाहे आप स्पिनर के लिए बनाओ, चाहे ऑटो कंप्लीट के लिए बनाओ। एरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ किस में फर्क पड़ेगा कि अगर आप लिस्ट में दिखाते हो तो लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट वाला, लाइक दिस वन। अगर आप इसी चीज को ग्रिड में दिखाना चाहते हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, एक टेबल की फॉर्मेट में। अगर इसी चीज को आप एक ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो इसका इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में। तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, बाकी इंटरनल लॉजिक पूरा सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिस्ट को ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ग्रिड में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा, अपने लेआउट में। तो जहां मैंने लिस्ट व्यू लिखा था वहां मैं क्या कर दूंगा, ग्रिड व्यू कर दूंगा। ग्रिड व्यू कर दिया। अब ग्रिड व्यू का स्ट्रक्चर आप देखो तो कैसा आ रहा है, ये भी लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू में फिर फर्क क्या रह गया, दोनों तो स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं, लेकिन ग्रिड व्यू में एक फंक्शनैलिटी होती है नंबर ऑफ कॉलम्स की। ठीक है, नम कॉलम्स के नाम से जिसको लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो आपका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको 2 करते हो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसको 1 करते हो तो ये 1 के पार्ट में रहता है। तो जैसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा ग्रिड का, उसके लिए आप यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मान लो मुझे 2 के पार्ट में चाहिए डेटा, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया जी। बाई डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, तो आपको ये चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे आप कोड करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट खुद से करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम हमको कितने करने, 2 करने, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2। अब जब आप अपने डेटा में जाओगे, यानी कि जो आपने मेन लिस्ट डेटा वाली क्लास बना रखी थी, उसमें यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, उसमें सिर्फ यहाँ पे आपके पास ग्रिड व्यू आ जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब आप इसको रन करा के देखो, मैं थोड़ा डेटा बढ़ा देता हूँ आपके लिए।
ठीक है, और मैंने थोड़ा सा डेटा बढ़ा दिया कि वहाँ पे जब आपके पास डेटा डिस्प्ले होगा तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी चीज को आप दोबारा से रन करके देखो आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है। सैमसंग पे क्लिक करना है, पोजीशन पे हमने क्लिक करना था तो 0 पोजीशन पे डेटा हमारे पास फिक्स है। लॉजिक समझ में आया? अपने स्ट्रक्चर को समझने में कोई डाउट? सिर्फ आपने कहाँ चेंज किया, उसके डिस्प्ले कराने वाले कॉन्सेप्ट को चेंज किया, बाकी होल कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? आगे मूव करा जाए। ठीक है, अगर यही सेम काम आपको स्पिनर के लिए करना हो, ड्रॉप डाउन के लिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जाओगे, ग्रिड की जगह पर क्या आ जाएगा? स्पिनर आ जाएगा। इसमें कॉलम्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसको आप हटा देना। और इसमें लिसनर भी नहीं चलता है तो ये लिसनर वाला जो कोड है इसको आप हटा देना, ये मैं हटा दूंगा अभी। स्पिनर आ गया, इसमें लिसनर चलता नहीं है, ये इतना कोड, इसको आप यहाँ पे हाइड कर देना। ठीक है, अब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करना तो ये इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको किस में दिखने लगेगा? ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में दिखने लगेगा। कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, ड्रॉप डाउन क्लिक किया, ये सारा डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? लेआउट में जाके मैच पेरेंट और रैप कंटेंट करना पड़ेगा। रैप कंटेंट का मतलब होगा जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट हो। और दोबारा से आप अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करो। जब दोबारा से इसको रन करोगे तो देखा इसका आउटपुट फिर से आपको क्या दिखता है। ठीक है, सैमसंग आ रहा है और ये आपके पास इस तरीके से लिस्टिंग आ जाएगी, जिसको आप क्लिक करोगे वो डेटा क्लिक हो जाएगा। तो एक लॉजिक को समझ के आप इसके 3 से 4 लॉजिक्स की तरफ काम कर सकते। फिर कल मिलते हैं हम लोग, इसके आगे के प्रोसेस पे डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग स्प्लैश पेज बनाना सीखेंगे कि स्प्लैश पेज कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग मिलते हैं कल कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।